गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था ऊर्जा हानि और आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, उसका डेरिवेशन एग्जाम में आता है पूरा। और उससे संबंधित अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको डायरेक्ट लास्ट वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो अपन करेंगे तो उसमें ये आ जाएगा। आज वाला जो बिंदु है हमारा वो है विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व आपको पता है कि जब भी अपन निकालते हैं तो अपन आयतन का भाग लगाते हैं। ऊर्जा में अगर आयतन का भाग लगाया जाए तो वह ऊर्जा घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक आयतन की जो ऊर्जा होती है उसी को अपन ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व ये भी बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा में आने वाला है। किसी चालक अथवा संधारित्र को आवेशित करने पर उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये अपन जानते हैं कि जब चालक या संधारित्र को जो अपन आवेशित करते हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है उसकी। यह विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्यमान होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के रूप में संचित होती है। इसलिए हम इसे विद्युत क्षेत्र से संबद्ध ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि आवेशों के कारण होती है, इसलिए विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही। एकांक आयतन की ऊर्जा, देखिए आयतन को एकांक किया है, मैं फिर कह रही हूँ, बार बार यही बात आती है। सूत्र जब भी आपको पढ़ाया जाता है, सूत्र जब भी आपको बताया जाता है, परिभाषा जब भी आती है, तब अगर हम सूत्र जानते हैं तो उसकी परिभाषा दे सकते हैं, और अगर अपन परिभाषा जानते हैं तो उसका सूत्र भी अपन लिख सकते हैं। एकांक आयतन की ऊर्जा, तो आप जानते हैं कि आयतन को एकांक किया है तो आयतन कहाँ होगा, बटे में होगा या ऊपर होगा। और एकांक आयतन की ऊर्जा मतलब ऊर्जा बटे आयतन हो गया ना। ऊर्जा बटे आयतन ही क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो आयतन को एकांक किया है तो आयतन का भाग लगेगा, आयतन बटे में आएगा, और ऊपर क्या आएगा, ऊर्जा आएगा, तो वही क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन। तो ये सूत्र भी आपके क्लियर हो गए यहाँ पे परिभाषा से। किसी आवेशित चालक अथवा संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन जानते हैं U बराबर Q और C के रूप में। हमने तीनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, C और V के रूप में पढ़े हैं, Q और C के रूप में और Q और V के रूप में। ठीक है ना, उसमें से Q और C वाला लिया है क्योंकि यहाँ आवेश घनत्व आएगा तो हमें Q चाहिए, तो Q² बटे 2C। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन जानते हैं, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ पर E बराबर आ गया Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। यहाँ से आप Q निकाल सकते हैं, यहाँ से Q निकल आएगा। Q का मान क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो E एप्सिलॉन नॉट और A, तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट A E। ये Q का जो मान है वो आपको कहाँ रखना है, यहाँ इस Q की जगह रखना है। और एक हमें C का मान चाहिए, C का मान आप कौन सा रखोगे, ये वाला। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपन ने पढ़ी थी, समांतर पट्टा संधारित्र की धारिता पढ़ी थी ना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। C का मान हमने ले लिया, Q का मान हमने ले लिया, C और Q का मान दोनों का मान हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, जिससे हमें E का सूत्र पता चल जाएगा। ये देखिए Q की जगह एप्सिलॉन नॉट A E का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ Q का स्क्वायर था इसलिए अपन ने यहाँ A का भी स्क्वायर ले, इसका भी स्क्वायर ले लिया, और 2C, C की जगह ये C का मान लिख दिया। ये होल स्क्वायर खोल देंगे, एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर E स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर आ जाएगा, और ये D पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो D ऊपर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, U बराबर 1/2
एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट पी स्क्वायर और ए और डी, क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होगा, आयतन, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होगा, आयतन। ठीक है, तो ये चीज क्या आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी आयतन में। और जब एकांक आयतन निकालना है तो हमें यहाँ आयतन का भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ हम आयतन का भाग लगा देंगे, ये आयतन हो गया, इसको अपन ने v लिख दिया और इस v का नीचे इधर भाग लगा दिया, तो ऊर्जा बटे आयतन आ गया ना। ऊर्जा बटे आयतन क्या कहलाएगा, ऊर्जा बटे आयतन क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व, और ये ऊर्जा घनत्व हो गया, और ये आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला हमारे पास में निकल आया। अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल। इसमें 2 टॉपिक जो पूछे गए थे वो वीडियो में मैं बता दूंगी, अगला जो वीडियो आएगा उसमें। अभी अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, केवल वो 2 जो परिभाषाएं हैं वो बची हुई हैं, वो न्यूमेरिकल के लास्ट में आपको, लास्ट का जो वीडियो होगा वो आपका मैं बता दूंगी। उसमें 1 नंबर की कई बार परिभाषाएं पूछते हैं, मुक्तावेश और बदावेश किसे कहते हैं, तो वो मैंने बता तो दिया, लेकिन नोट्स उसके जो है वो आपको मैं भेज दूंगी या मिल जाएगा आपको। एक गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरेड है, पिको का मतलब 10⁻⁻12, जिसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो गोलाकार चालक है, तो गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र अपन जानते हैं, गोलाकार धारिता के सूत्र का अपन ने पढ़ा था ना, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है आपको। गोलाकार चालक की धारिता, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता और गोलाकार चालक की धारिता, ये दोनों अपन ने पढ़ी थी। तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का इधर भाग लगा दिया, क्योंकि हमें R पूछा है ना, C दे रखा है, तो R बराबर क्या जाएगा, C बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C, इसको अपन K भी लिख सकते हो, K के रूप में भी ले सकते हो, K का सीधा मान आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, K होता है ना। तो यहाँ अपन ने पढ़ा था C बराबर R बटा K, पढ़ा था ना, और R बराबर आ जाएगा K गुणा C। तो K का मान ये है ही, तो K का मान 9 × 10⁻9 और C का मान दे रखा है 1 पिकोफैरेड। पिको का मतलब होता है 10⁻12, तो ये 10⁻12। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, या मिलीमीटर, मिलीमीटर में भी इसको आप व्यक्त कर सकते हो। तो R बराबर 9 मिलीमीटर। दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। हमें न्यूमेरिकल में जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो आधा न्यूमेरिकल आप ये मानो कि आपके न्यूमेरिकल में ये पता लग जाएगा कि आपको सूत्र कौन सा लगाना है। अब वो आपके याद अगर है फॉर्मूला तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हमें दिया हुआ क्या है। लिखी जो चीज़ है जैसे क्षेत्रफल है तो आपको पता है ए दिया हुआ है, अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो कोई एक आध न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल ऐसे हो सकते हैं जो थोड़े कठिन हों, थोड़े अलग से हों। तो एक तो आप 15 न्यूमेरिकल में से 15 के 15 ऐसे आपके रहे कि 15 न्यूमेरिकल है, और एक आप उनको टिक मार्क करें, उन न्यूमेरिकल को टिक मार्क करें जो अलग हैं, फॉर्मूले से हटकर हैं, क्योंकि बाकी के न्यूमेरिकल जो हैं वो तो आप कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को जल्दी करने का तरीका, जैसे अभी तो आप एक बार तो आपको सारे न्यूमेरिकल करने ही पड़ेंगे, उसके बाद रिवीजन जब आप करते हैं तब आप उनको टिक करके रखें, उन न्यूमेरिकल को जो कुछ अलग हैं, जिनमें कुछ अलग ट्रिक लगती हो।
ठीक है, वो एक या दो न्यूमेरिकल ही होते हैं एक चैप्टर में, बाकी सब फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। तो इसलिए उन पर टिक रखोगे तो रिवीजन में केवल आपको उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिस पर आपने टिक लगा रखी है। बाकी सारे सूत्र पर आधारित होंगे, सूत्र आपको याद होंगे, क्या चीज़ें आपको दे रखी है, एक बार आपने कर रखा होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना, तो सारे न्यूमेरिकल आपको दोबारा नहीं करने पड़ते फिर। तो ये आप ध्यान रखें जल्दी करने का जो तरीका है वो। तो प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर, एक मैंने आपको बता ही रखा है कि जो मात्रक है वो सेम होनी चाहिए। एमकेएस पद्धति है तो एमकेएस पद्धति होनी चाहिए, सीजीएस है तो सीजीएस होनी चाहिए। यहाँ पर देखो न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, इसका मतलब सीजीएस पद्धति होगा। तो इसको सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं। तो कैपिटल ए बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो 100 गुणा 10 की घात -4 स्क्वायर है, इसलिए सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, तो 10 की घात -4 आ गया, और इसको सरल कर लो आप यहीं पर, तो यह जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद आगे क्या दे रखा है, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, ई का मात्रक होता है ना। और यहाँ भाषा भी दे रखी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई बराबर क्या दे रखा है, 100 न्यूटन प्रति कूलम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा, क्यू का मान हमें पता करना है। अब देखिए यहाँ पर क्यू का मान पता करने के लिए एक तो हमारे पास में आता है आवेश घनत्व, उसमें क्यू आता है। अब आप ये देखिए कि जो चीज़ पूछी गई है वो किन किन सूत्रों में आती है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन से जो मान है वो हमें यहाँ दे रखे हैं। बस इतने से आप सोच लोगे तो न्यूमेरिकल फटाफट हो जाए। ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा में क्यू आता है। सिग्मा का डायरेक्ट मान दे नहीं दे रखा ना, तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं सिग्मा की जगह। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का आप ऊपर ले जाओ, तो क्यू बराबर ई ए एप्सिलॉन नॉट। ई का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12, और ए का मान दे रखा है 10 की घात -2, और ई बराबर 100 दे ही रखा है। तो सबके मान रख दिए, और यहाँ पर क्यू का मान 100 को 100 इससे कट जाएगा, और ये मान आ गया। एक प्लेट पर आवेश प्लस में होगा, दूसरे प्लेट पर आवेश माइनस में होगा। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा पूछा है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र है तो आप जानते हैं कि आवेश का परिमाण तो समान होता है, लेकिन एक पर धनात्मक और दूसरे पर ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, तीसरा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए, अब V बराबर है मतलब समान रखते हुए, इसका मतलब हमें दो कंडीशन देंगे। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में V का मान बराबर रहेगा। यहाँ तक तो लाइन तो हमारे ये बात समझ में आ गई। प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है। प्लेटों के मध्य हमने पैरावैद्युत पदार्थ रख दिया, एप्सिलॉन R रख दिया। ठीक है, कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर। तो इसमें ये नहीं बताया कि दोनों प्लेटों के मध्य पूरा का पूरा भर गया। तो ये कौन सी कंडीशन आएगी, अपन ने 3 कंडीशन पढ़ी थी। पूरा भरा है, अलग अलग पदार्थ भरे हैं, और टी मोटाई का भरा है। तो ये टी का मान दे रखा है, ये टी मोटाई पर हमने इसको भर रखा है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो डी है, और टी मोटाई तक हमने 3 मिलीमीटर की मोटी स्लैब लगा दी। तो टी का मान दे रखा है 3 मिलीमीटर। इसको आप चेंज कर लोगे मिलीमीटर को, और चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये यहाँ मिलीमीटर में दे रखा है। तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है। तो स्लैब का पैरावैद्युतांक की गणना करना है, हमें एप्सिलॉन R का मान ज्ञात करना है, और फॉर्मूले में एप्सिलॉन R आता है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अपन जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D।
टी बराबर क्या दे रखा है, 3 मिलीमीटर मोटी पट्टी का प्लेटों के मध्य रखने पर संधारित्र की धारिता कितनी होगी, Cm बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब अपन माध्यम भर देते हैं बीच में, टी मोटाई तक भरते हैं तब। चूंकि परावैद्युत पट्टी का रखने से संधारित्र के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता, विभव समान है, अतः समांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर को समान रखने के लिए उनकी धारिता को भी पूर्व मान के बराबर होना चाहिए। यदि अब प्लेटों उसकी प्लेटों के मध्य दूरी d डैश हो तो देखिए क्या किया इसमें कि इसने क्या कहा कि विभवांतर समान रखना है। तो विभवांतर अगर समान रखना है तो हमें क्या नहीं बदलना होगा, आवेश नहीं बदलना होगा। हमने आवेश तो दिया ही नहीं, और पूरे न्यूमेरिकल में आवेश की कोई बात नहीं है कि हमने प्लेट को और आवेश दिया है क्या, तो आवेश समान है, V समान रखना है। इसका मतलब क्या होगा कि C भी समान होगा, क्योंकि इन तीनों में ही संबंध है, Q, C और V। Q और दिया नहीं, इसका मतलब दोनों प्लेटों पर Q समान है। जितना Q पहले था, पहली कंडीशन में था, उतना ही दूसरी कंडीशन में। V को ये कह रहा है समान रखना है, तो Q समान है, V समान है, तो निश्चित रूप से C भी क्या होगा, इसका समान होगा। तो C बराबर Cm, मतलब जब हमने पट्टिका नहीं रखी थी उस कंडीशन में जो धारिता है और पट्टिका रखने के बाद जो धारिता है वो बराबर होनी चाहिए। हमें केवल क्या बदलना है, D बदलना है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बदलनी है। समझ में आया? तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ले जाएगा D बराबर D डैश माइनस T प्लस T बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर पक्षांतरण कर दो, इसको इधर ले आओ और D को उधर ले जाओ, तो D डैश माइनस D। देखो यहाँ क्या दे रखा है कि बढ़ाने पर, दोनों प्लेटों की मध्य दूरी इतनी बढ़ाने पर, इतना बढ़ाया मतलब पहले तो D था और फिर इतना और बढ़ा दिया और नई दूरी D डैश ले, तो दोनों का D डैश का और D का अंतर कितना जाएगा, 2.4। पहले मान लो 5 सेंटीमीटर था, ठीक है, और अब 2.4 और बढ़ा दिया। तो पहले 5 था, 2.4 और बढ़ा दिया, तो अब दूरी कितनी होनी चाहिए, 7.4 होनी चाहिए ना। मतलब D डैश का मान कितना आ गया, 7.4 और D का मान कितना था, 5। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 4 माइनस 2.4, ठीक है, मतलब 7.4 माइनस 5। तो ये बढ़ी हुई दूरी है, मतलब ये अंतर है दोनों के बीच का। तो ये अंतर हमने यहाँ ले लिया, D डैश माइनस D बराबर T, यहाँ T कॉमन आ जाएगा दोनों में, T 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये लाइन समझ में आ गई। पक्षांतरण किया है सिंपल, इस D को तो आप इधर ले आओ और इस पूरे को आप उधर ले जाओ। D दे रखा है, इसको भी चेंज कर लिया मिलीमीटर को भी, और इसको भी चेंज कर लिया मिलीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया। वैसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन आर है वो तो कांस्टेंट है, और इसका ये मात्रा गिना है, तो ये मिलीमीटर से मिलीमीटर कट भी जाता है, ये कट जाएगा। कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आवश्यकता नहीं थी करने की। तो यहाँ पर D डैश माइनस D जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 2.4 मिलीमीटर। तो इसको भी चेंज कर लिया, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R बराबर D डैश माइनस D बटे T। इस T का इधर भाग लगा दिया। D डैश माइनस D का मान कितना दे रखा है, 2.4 गुणा 10 की घात माइनस 3, और T का मान कितना दे रखा है, 3। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना जाएगा, 0.8, ठीक है। इसको आप पक्षांतरण कर लो, इधर ले लो इसको, या इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो एक में से 0.2 घटाएंगे, 0.8 घटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, और 2 का भाग लगा दो नीचे, तो कितना जाएगा, 1/0.2, और 1/0.2 कितना जाएगा, 5। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना आ गया, 5।
तो ये न्यूमेरिकल जो है इसको आप कह सकते हो कि थोड़ा अलग है, तो इसको आप टिक मार्क लगा सकते हो। और टिक मार्क लगाने के बाद में यहाँ पर इस न्यूमेरिकल के नीचे आप लिख सकते हो C बराबर CM, मतलब ये कंडीशन लगानी है। और ये कंडीशन क्यों लगानी है? क्योंकि आवेश इसको दिया नहीं है तो आवेश समान है। V अगला कह रहा है विभवांतर समान रखना है तो V समान है तो C भी समान होगा। ठीक है, चौथा जो न्यूमेरिकल है दो संधारित्र की धारिताएं क्रमशः 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड है, मतलब C1 और C2 दे रखा है। ठीक है, जब इनको क्रमशः श्रेणी क्रम में, मतलब पहले तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहले तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान क्या है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 श्रेणी क्रम में, ये है ना। तो 1/2 प्लस 1/4, 4 लघुत्तम आ जाएगा और इसको आप सरल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आ जाएगा आपके 4/3 श्रेणी क्रम में। ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो 1/C1 प्लस 1/C2 करके, उसको पलट दो फिर लघुत्तम लेके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ये। या हमारा जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, वो फॉर्मूला लगा के भी आप ये निकालोगे। ठीक है ना, लास्ट में लघुत्तम लेके उसको पलट देना दोनों, तो C बराबर आ जाएगा। समांतर में सीधा जुड़ जाता है, CP बराबर C1 प्लस C2, तो 4 और 2 6, ये 6 आ जाएगा। 4 और 2 6 माइक्रोफैरड। तो हमने CS निकाल लिया और CP निकाल लिया। ये कह रहे हैं कि तुलना कीजिए, तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए, हमें अनुपात निकालना है दोनों का। अनुपात निकालने के लिए CS बटे CP श्रेणी क्रम वाले में समांतर क्रम वाले का भाग लगाया है। यहाँ श्रेणी क्रम पहले दे रखा है इसलिए इसको ऊपर ले लिया, समांतर क्रम बाद में दे रखा है इसको उसको नीचे ले रखा है। 4/3 बटे में 6, सोल्व कर लो, इसको सरल कर लो तो जाएगा 2/9। दिए गए संधारित्रों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिताओं का अनुपात 2:9 आ जाएगा। ठीक है, पांचवा न्यूमेरिकल है, दो आवेशित धातुओं के गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.5, 0.05 और 0.10 है। तो R1 और R2 लिख लो, कैपिटल R1 और कैपिटल R2। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलम आवेश है। Q1 और Q2, Q1 बराबर Q2 बराबर Q। ठीक है, 75 माइक्रोकूलम, माइक्रो को आप चेंज कर लो 10 की घात -6, तो हमें R1 R2 आ गया हमारे पास में और Q आ गया, Q1 Q2 दोनों आ गए या Q आ गया। इन गोलों को पतले तार से जोड़ देने पर, जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा? उभयनिष्ठ विभव का सीधा सूत्र अपन जानते हैं, V बराबर Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, जानते हैं ना, अपन ने पढ़ा था। तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितना आवेश प्रवाहित हुआ वो हमें ज्ञात करना है। कि आवेश मतलब पहले गोले पर आवेश 75 था, 75 में से कितना कम हुआ या ज़्यादा हुआ, या इसमें भी कितना कम हुआ ज़्यादा हुआ, हमें वो निकालना है। तो ये देखिए R1 R2, Q1 बराबर Q2 बराबर Q, 75 माइक्रोकूलम, माइक्रो को चेंज कर रखा है 10 की घात -6। उभयनिष्ठ विभव सीधा फॉर्मूला है Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। Q प्लस Q बराबर है आवेश, और देखिए C1 C2 जो है हमें धारिता देनी रखी ना, डायरेक्ट धारिता नहीं दे रखी, हमें R दे रखा है। और गोले की धारिता अपन जानते हैं 4πε0 R होता है ना। तो 4πε0 R1 और 4πε0 R2, 4πε0 बाहर ले लो, R1 प्लस R2, ये K बन जाएगा। K का डायरेक्ट, क्योंकि एप्सिलॉन नोट का मान और पाई का मान रखोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए कोशिश करो कि इसको K बना लो। ठीक है ना, तो 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 गुणा 2 आ गया ना, ये
Q का मान कितना है 75 गुणा 10 की घात -6, ठीक है। अपॉन में R1 + R2 दोनों की त्रिज्या है, मीटर में दे रखे हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन कर लोगे तो आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगा आसानी से, 9 को 2 से गुणा किया 18, तो ये आ गया, और 6 को 3 से सोल्व किया तो 3 आ गया, और 9 को 3 से सोल्व किया तो 3 आ गया, और ये जोड़ दिया 15। ये दशमलव हटा के ऊपर ले आओ तो ये 10 की घात 5 आ जाएगा, और 75 को इसे काट दो, 15 को 75 से आ जाएगा। अब ये दे रखा है चूंकि R1 बड़ा है R2 से, देखो कौन सी त्रिज्या बड़ी है, ये 0.05 है और ये 0.10 है, तो बड़ा गोला कौन सा है R2 है ना, R2 बड़ा है R1 से। अब बड़ा गोला है तो उसकी धारिता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, धारिता ज़्यादा होगी ना, तो C2 बड़ा होगा C1 से। आवेश प्रवाह की मात्रा, अब जो बड़ा गोला है उस पर निश्चित रूप से जब धारिता ज़्यादा है तो उस पर आवेश की मात्रा भी ज़्यादा होगी। अब हम इतना यहाँ ये कह सकते हैं कि आवेश कौन से गोले से कौन से गोले में जाएगा। R2 जो है वो बड़ा है, R1 छोटा है, और लेकिन आवेश की मात्रा दोनों पर बराबर है, तो आवेश बड़े गोले से छोटे गोले से बड़े गोले पर जाएगा, ठीक है। तो ये Q2 माइनस Q1 डैश, तो Q2 डैश का जो मान है वो CV, Q का मान अपन जानते हैं ना, तो C2V, C2 का मान ये गोले की धारिता आ गई, और ये V का मान आ गया, ये R2 त्रिज्या, ये R2 त्रिज्या लगा दे, इसमें से इसको हमने घटा दिया तो ये आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पर कितना आएगा 25 आना चाहिए। ये 10 की घात -6 है ना, इसको 0.75 बना लो, ये इसको 100 बना लो, इसको 100 बना लो या इसको बना लो, तो ये माइनस में आएगा, 10 की घात -4 है ना, इसको 10 की घात -6 करोगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ 100 गुणा 10 की घात -6, 100 में से 75 तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो पता लग रहा है कि कौन सा करना कौन सा जाता है, ठीक है। आवेश प्रवाह की मात्रा, यहाँ देखिए माइनस में आएगा, ना, 100 बड़ा है 75 छोटा है तो -25 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि Q2 माइनस Q2 डैश, जैसे छोटा गोला है बड़ा गोला है, तो आप जानते हैं कि कौन से गोले में से कौन से गोले में आवेश जाएगा, किस गोले का आवेश बढ़ेगा और किस गोले का आवेश मान कम होगा, तो आवेश के प्रवाह का मान कितना आएगा ये आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो छोटे गोले पर विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, और बड़े गोले पर विभव कम होगा, तो क्योंकि आवेश बराबर है इसलिए। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो Q डैश में से आपको Q2 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में आ रहा था इसलिए। तो Q2 डैश माइनस Q2 आप Q1 से भी निकाल सकते हो, जैसे अपन ने Q2 से निकाला आप Q1 से भी निकाल सकते हैं। यहाँ Q1 लोगे तो Q1 माइनस Q2 डैश आएगा, एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, एक में आवेश जुड़ेगा एक में आवेश में कमी आएगी, और आवेश का प्रवाह आपको निकालना है तो आपको अंतर लेना पड़ेगा दोनों। तो ये मान रख दिया सीधा, ये R2 का मान रख दिया और ये आ गया घटा दिया इसको, और ये अंतर निकल गया 25 माइक्रोफैराड, ये प्लस में आएगा, ठीक है। आवेश कितना प्रवाहित हुआ, एक गोले से दूसरे गोले में कितना आवेश गया ये आप पता कर सकते हैं। छठा जो न्यूमेरिकल है 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैराड
धारिता के एक गोलीय चालक का संबंध 1 माइक्रोफैरड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। अब देखो क्या दे रखा है, दो हमें C1 और C2 दे रखे हैं, ठीक है ना। एक जो गोला है वो आवेशित है, आवेशित है तो उसका विभव भी होगा, क्योंकि बिना आवेश के तो विभव उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा जो संधारित्र है वो आवेशित नहीं है, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 माइक्रोफैरड है, वो उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब क्या हुआ, उस पर आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो उस पर विभव भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। बिना आवेश, जब हमने उसको आवेश नहीं दिया तो विभव कहाँ से उत्पन्न होगा। तो ये अपन ले सकते हैं, ये आ जाएगा C1, ये आ जाएगा V1, ये आ जाएगा C2 और V2 का मान कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमने C1 C2 V1 V2 हमारे पास में है। उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2 भी है। एक ही बात है, देखो ये Q1 का मान ही तो है, ये Q1 ही तो है, और ये क्या है Q2, ठीक है। तो इसका Q1 की जगह C1 V1 लगा दिया, Q2 की जगह C2 V2 लगा दिया। ये सूत्र अपन ने पीछे डेराइव भी कर रखा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। तो C1 की जगह C1 का मान, V1 की जगह V1 का मान, सबकी जगह मान रख दिया। C2 की जगह 1 आ गया और V2 की जगह और C1 प्लस C2। अब इसको देखो, माइक्रोफैरड को फैरड में क्यों नहीं चेंज किया, वो इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर ये कट जाता, यहाँ पर 10 की घात -6 था, यहाँ 10 की घात -6 था, और यहाँ पर भी दोनों में 10 की घात -6 था। तो यहाँ से 10 की घात -6 कॉमन लेके और यहाँ से भी कॉमन लेके वो कट जाता, ठीक है ना। जो वहाँ मिलीमीटर वाले मैंने बताया था ना कि आवश्यकता नहीं है। अगर मान लो नहीं कटते हो, ऊपर नीचे दोनों में सी नहीं होता, तो हमें चेंज करना पड़ता उसको। लेकिन आप हमेशा फिर एक रूल रखिए, आप चेंज करो तो चेंज करो, जैसे वो कट रहा है तो कटने दो उसको। फिर आप कंफ्यूज मत होना कि कभी चेंज कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। तो इसको आप 10 की घात -6 लिख दो, इसको भी लिख दो 10 की घात -6, और 10 की घात -6 कॉमन लेके आप उसको काट दो, ठीक है ना। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। तो उभयनिष्ठ विभव का मान कितना गया 100 वोल्ट। प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात कीजिए। प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना, Q बराबर CV। तो Q1 डैश बराबर C1B। अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी, जोड़ने के पूर्व, जब इनको जोड़ा नहीं गया था, इनमें दोनों में संबंध नहीं हुआ था, तब एक गोले पर आवेश था, कितना भी था वो हमें नहीं पता। दूसरे गोले पर Q2 जो आवेश था वो 0 था। अब जो नया आवेश आएगा, अब दोनों गोलों पर आवेश होगा, और आवेश की मात्रा विभव समान है। आवेश की मात्रा समान होना अनिवार्य नहीं होता, ठीक है ना। दोनों गोलों पर आवेश समान कब होगा, जब दोनों की प्रकृति समान हो और दोनों के आकार समान हो, तभी दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है। तो यहाँ Q बराबर CV होता है, तो Q1 बराबर C1 भी आ जाएगा, ठीक है। C1 कितना है 2, और V उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने के बाद की कंडीशन है ये, जोड़ने के बाद दोनों पर आवेश कितना बचेगा, यह आ जाएगा 200 माइक्रो कूलाम, और यह आ जाएगा 100 माइक्रो कूलाम, दोनों पर आवेश। क्यों, आवेश की मात्रा भी देख लो, धारिताओं के अनुपात के बराबर होती है, ये भी अपन ने पढ़ा था। Q1 बटे Q2 बराबर C1 बटे C2, देखो आ रहा है। दोनों का अगर आप भाग लगाओगे, इन दोनों का भाग लगाओगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, क्या आएगा 2/1, 2/1 आएगा ना, धारिताओं के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है, जोड़ने के बाद। 7वां, ये भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल अलग है, इसको भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में 125 बूंदें दे रखी है, ठीक है ना। पहले आप न्यूमेरिकल को समझो कि इसमें पूछा क्या है, क्या परिवर्तन किया है। 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है, ठीक है। इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं,
125 बूंदों को मिलाकर जब एक बड़ी बूंद बनाई तो 125 बूंदों का जो आयतन है वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होना चाहिए। यही बात हुई ना। इससे विभव और ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करनी। तो विभव ज्ञात करना है कि विभव में परिवर्तन कितना, मतलब कि छोटी बूंद जो है और हमने छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनाई, दोनों के विभव में परिवर्तन कितना हुआ। एक तो हमें परिवर्तन ज्ञात करना है, विभव में परिवर्तन तो आएगा। एक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, ऊर्जा भी बदलेगी दोनों की, ठीक है ना। तो पहले तो हमें कैपिटल आर में और स्मॉल आर में संबंध निकालना पड़ेगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर में संबंध क्या है, वो संबंध अपन आयतन के माध्यम से ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं 25 बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। दोनों की त्रिज्या अंतर आएंगी, तो छोटी वाली बूंद का स्मॉल आर ले लो, बड़ी वाली बूंद का कैपिटल आर ले लो। तो ये आ जाएगा, देखो माना प्रत्येक बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर छोटी वाले की और बड़ी वाले की कैपिटल आर है। तो 125 बूंदों का जो आयतन है वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो 125 गुणा गोले का आयतन, बूंद को गोलाकार माना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 काट दो तो आर क्यूब बराबर 125 स्मॉल आर क्यूब, यह आ जाएगा कैपिटल आर बराबर 5r, ठीक है। प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता 4πε0 स्मॉल आर, बड़ी बूंद की धारिता 4πε0 कैपिटल आर। जानते हैं अपन, सीधे सीधे सूत्र है ये। गोलाकार चालक ले लिया, बूंद को अपन ने गोलाकार चालक के रूप में माना है और गोलीय चालक की धारिता का सूत्र अपन यहाँ जानते हैं। प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश Q बराबर CV, बड़ी बूंद पर आवेश Q बराबर CV, ठीक है। यहाँ आप चेंज क्या कर दिया, स्मॉल आई लगा दिया छोटी वाले पर, इनिशियल छोटा, और फाइनली बाद में जो बड़ा बनाया वो फाइनली ले लिया। बड़ी बूंद पर विभव पर नहीं जानते हैं। VI छोटी बूंदों पर आवेश, VI छोटी बूंदों पर आवेश बराबर एक बड़ी बूंद का आवेश। समीकरण 2/3 से यहाँ पर देखिए, गुणा CV, ये आवेश है। CV क्या है, आवेश Q, कौन से पर, छोटी वाली बूंद पर आवेश है, ये बड़ी बूंद पर आवेश है। Q बराबर CV होता है ना। ये छोटी बूंद 25 छोटी बूंदों का जो आवेश है वो एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर है, ठीक है। यहाँ 125 आएगा, 125 छोटी बूंदों का आवेश, 125 से छोटी बूंदों का जो आवेश है एक 125 छोटी बूंदों का जो आवेश है वो एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर है। तो हम इसको ले सकते हैं। ये आवेश है CV, Q बराबर CV होता है, ये बड़ी बूंद का आवेश है। C का मान अपन जानते हैं 4πε0 स्मॉल आर, 4πε0 कैपिटल आर। ये V का मान दे रखा है, ये V का मान अपन जानते नहीं है। V का मान देखो दे रखा है 200, ये दे रखा है 125 छोटी बूंदों का। तो ये आ जाएगा, यहाँ से VF निकालना है, 4πε0 R, 4πε0 ये कट जाएगा, R नहीं कटेगा, और ये आ जाएगा VF बराबर 125 गुणा 200 स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। यहाँ से अपन ने संबंध निकाला था, ये वाला, ये संबंध निकाला था। कैपिटल आर बराबर 5R होता है ना, ये अपन यहाँ रख देंगे। कैपिटल आर की जगह 5R रख दिया, R से R कट गया तो ये आ गया VF बराबर कितना आ गया, 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये विभव निकाल लिया अपन ने। अब एक छोटी बूंद पर ऊर्जा, एक छोटी बूंद पर ऊर्जा, छोटी बूंद को जब ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा का सूत्र अपन ने ज्ञात किया था, QC के रूप में ज्ञात किया था, CV के रूप में भी। तो CV के रूप में क्या हमारे पास में C है, V है, तो हम CV वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 CV², 1/2 C का मान कितना है 4πε0 स्मॉल आर, और V का मान कितना दे रखा है 200 का स्क्वायर। 125 छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, ये तो एक बूंद की आई, एक बूंद की आई ना। 125 की निकालने तो हम क्या कर देंगे, 125 से गुणा कर देंगे। तो 125 गुणा
1/2 4.7 स्मॉल आर, और ये आ जाएगा बड़ी बूंद की ऊर्जा। बड़ी बूंद में एफ लगा दो, ये कैपिटल लगा जाएगा, ये वी एफ अपन ने निकाला है 5000, पीछे बड़ी बूंद का विभव ये आ जाएगा, और दोनों का आपस में भाग लगा दो, यू एफ अपॉन में यू आई, ये कट जाएंगी, मोस्टली चीजें कट जाएंगी, ठीक है ना। और ये कैपिटल आर की जगह अपन 5R लिख सकते हैं, तो आर से आर कट जाएगा, 5R लिख दिया, ये आर से आर कट गया, ये 25 से ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 10 की घात 4 से 10 की घात 6 कट जाएगा, तो 100 बचेगा, 100 में 4 का भाग लगाओगे तो 25, ये 25 आ गया। मतलब यू एफ बटे यू आई बराबर 25, यू आई को ऊपर गुणा कर दो, तो ये जाएगा यू एफ बटे यू आई बराबर 25। अनुपात है तो कोई मात्रक नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का जो अनुपात है वो कितना आया, दोनों का अनुपात आया 25, अनुपात आएगा तो यहाँ कोई मात्रक नहीं आएगा। तो यहाँ आप एक बात ये ध्यान रखोगे कि एक तो आयतन बराबर होगा, ठीक है ना, और एक जो आवेश है 25 बूंदों का जो आवेश है वो एक बड़ी बूंद के आवेश के बराबर होगा। ये दो चीजें यहाँ मुख्य हैं। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करें, जो मुख्य चीजें हैं जो उसमें आपको पूरे न्यूमेरिकल में आपको जो आगे ले जाएगी, जो न्यूमेरिकल हल कराने में जो मदद करेगी, उन बिंदुओं को आप पेंसिल से न्यूमेरिकल के पास लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों 25 बूंदों का आयतन, मतलब आयतन बराबर होगा और आवेश बराबर होगा, ये दो बातें आप यहाँ लिख लोगे तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। और सूत्र आपको याद अगर है तो सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, बिना सूत्रों के काम नहीं चलने वाला। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैंने कह दिया चैप्टर के लास्ट में जो है वो जो बचा हुआ मटेरियल है वो मैं करवा दूंगी, जो आपका डाउट है वो इसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।